लेट्स टॉक अबाउट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये जो चैप्टर है इसको कैसे पढ़ेंगे? शुरू में अपन जो साइंटिस्ट है उनके नाम देखेंगे जिन्होंने डिस्कवरी की अलग अलग चीज की। तो पहले साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे सारे। उसके बाद देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल कैसे डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक सेल से। उसके बाद जो इंडिविजुअल ऑर्गेनेली होते हैं वो सब पढ़ेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, उनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सारे जो इंट्रोडक्शन में है सारे साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे सेल में क्या होते हैं। जो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर होता है उसी कहते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो सेल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। और उसमें फंक्शन भी पढ़ना सेल स्ट्रक्चर के साथ। मान लो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। तो स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन, रिप्रोडक्शन सब कुछ सेल का पढ़ना हो तो उसे कहते हैं सेल बायोलॉजी। तो अपने जो चारों तरफ क्या लिविंग सेल भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है। तो नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस क्या होता है? When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is the makes an organism living? तो क्या चीज living बनाती है? What is the inanimate thing that does not have which a living thing has? तो क्या living में होती है और living में, non-living में क्या नहीं होता है ऐसा? तो जो मेन डिफरेंस होता है उसका सेल होते हैं जो लिविंग में होंगे। आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। तो सेल किस में होंगे? सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होंगे। तो जो ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा? सेल होंगे। और जिसमें सिंगल सेल होंगे उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो कई सारे सेल के बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। Some are composed of single cell, उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। While other are composed of many cell, उन्हें कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सेल पे डिपेंड करता है कि एक सेल का बना है कई सारे सेल का, पर सेल जरूर होएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल होता है मेनली यूनिसेलुलर, और जैसे ए सेलुलर, अमीबिया और ईस्ट होते हैं उनमें क्या होता है? कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो मेनली जो सेल होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन। तो जो लाइफ के बहुत एसेंशियल फंक्शन होते हैं वो सेल करता है। तो जो मेन सेल होता है उसका काम होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करना, और जो मेन काम है वो करना लाइफ के। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ये दोनों काम बहुत जरूरी हैं, तभी जाके एक सेल इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो ये काम बहुत जरूरी है। तो इन दोनों के बिना ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, एक सेल नहीं बन सकता। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? सेल है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो ये सेल जो डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट हुक ने। और जो टर्म दी थी सेल वो किसने दी थी? रॉबर्ट हॉकिन ने इन 1665। ये भी रॉबर्ट हुक ने दी थी इन 1665। रॉबर्ट हुक इज कॉल्ड फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो इसको जो फादर ऑफ साइटोलॉजी वो क्या है? रॉबर्ट हुक है। हुक ने क्या किया था? उसने एक माइक्रोग्राफ या बुक थी उसमें अपना काम पब्लिश किया था। तो सेल के बारे में अभी तक किसने सबसे पहले बताया? उसको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। जो सीपी स्वेंसन था उसे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं। मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं सीपी स्वेंसन को। तो जो पहले तो हुक था उसको तो कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक को, और सीपी स्वेंसन कहते हैं जो मॉडर्न साइटोलॉजी। तो ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप में सबसे पहले देखा था। जो ल्यूवेनहॉक है उसने फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। तो उसने सबसे पहले देखा था माइक्रोस्कोप में। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था बाद में। जो इन्वेंशन माइक्रोस्कोप की हुई थी एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड दैट ऑल स्ट्रक्चर डिटेल्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब अपने को डिस्कवरी हुई तो सारे उसके स्ट्रक्चर का पता लगा सेल के। अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी। लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल्स, द फर्स्ट स्टेटेड एज बाय लैमार्क। तो ये जो लिविंग सेल, सभी लिविंग जो होते हैं वो सेल के बने होते हैं, वो उसे कहते हैं सेल थ्योरी।
और वो किसने दी थी? लेमार्क ने। मैथियस शील्टन था, वो क्या था? बोटेनिस्ट था। एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल व्हिच फॉर्म टिश्यू। तो इसने क्या हाइपोथेसिस दी? खूब सारे सेल बन के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। वो किसने? मैथियस शील्टन ने। तो खूब सारे सेल बन के क्या बनाते हैं? टिश्यू। उसी दौरान थियोडर श्वान ने क्या दिया था? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। उसने एनिमल सेल के बारे में, श्वान ने एनिमल, शील्टन ने प्लांट सेल। श्वान ने किए थे एनिमल के बारे में, शील्टन ने किया था प्लांट के बारे में। और उसने क्या कहा था एनिमल का? दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो श्वान ने क्या बताया था एनिमल सेल के अराउंड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं आज के टाइम में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो श्वान ने डिस्कवर की थी, बट टर्म जो दिया था वो दिया था नेगली और क्रैमर ने। तो श्वान ने एनिमल सेल के बारे में स्टडी करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डिस्कवर की थी, और नाम किसने दिया था? नेगली ने और क्रैमर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसी को प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। वो किसने कहा था? प्लाउ ने कहा था। श्वान ने क्या आल्सो कंक्लूडेड दैट बेस्ड ऑन स्टडीज ऑन एनिमल टिश्यू on plant tissue that presence of cell wall is unique character of plant cell। तो उसे सेल वॉल के बारे में बताया श्वान ने। एक सेल मेम्ब्रेन बताया एनिमल में, प्लांट में सेल वॉल के बारे में बताया। श्वान डिस्कवर्ड द एनिमल सेल लाइक सेल वॉल। तो ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती, लैक सेल वॉल। तो ये सिर्फ एनिमल में होगी, श्वान ने बताया। और उसने एक हाइपोथेसिस दी। श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये सेल के बने होते हैं एनिमल और प्लांट से कहते हैं सेल हाइपोथेसिस। जो शील्टन और श्वान होता है टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। तो शील्टन और श्वान ने दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी बनाई। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो उसने जो थ्योरी बनाई थी उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कैसे एक सेल से दूसरा सेल बनता है। उसके बाद आया रुडोल्फ विर्चोव। उसने क्या एक्सप्लेन किया? जो डिवाइड करते हैं सेल इनटू न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसने कहा ओमनिस सेलुलर सेलुलर। ओमनिस सेलुलर मतलब एक सेल से दूसरे सेल का बनना। एंड लॉ ऑफ लीनिएज एंड कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब कि एंसेस्टर मतलब पूर्वज। एक सेल से दूसरा सेल बनेगा, सेल से ही सेल बनते जाएंगे, उसे कहते हैं लॉ ऑफ लीनिएज। और किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चोव ने। उसके बाद दिया था लुईस पास्चर ने दिया था प्रूव दैट लाइफ अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उसने जेनेटिक और रिवोल्यूशन के बारे में, जैसे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनते हैं सेल, हमेशा पहले वाले सेल से बनेंगे, वो पास्चर ने बताया, लुईस पास्चर ने। और ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शील्टन एंड श्वान टू सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। जो फाइनल शेप किसने दी? वो दी थी मेनली लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने आखिरी जो बताया सेल थ्योरी, वो बताया कि सेल से सेल बनते हैं। तो सेल थ्योरी आज के टाइम में क्या होती है? जो आखिरी में लुईस पास्चर ने 1862 में शील्टन और श्वान से शुरू हुई, धीरे धीरे रुडोल्फ विर्चोव ने बताया, उसके बाद लुईस पास्चर ने फाइनल थ्योरी दी। तो फाइनल थ्योरी में क्या आएगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल है। पहली बात थ्योरी का तो ये होता है। दूसरी बात ये कि प्रोडक्ट ऑफ सेल है, आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या होंगे? मेनली ये सेल का बनाएगा, उनके सेल के प्रोडक्ट का बनाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो सेल होंगे वो होंगे स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरी सेल थ्योरी के बारे में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये दो पॉइंट सेल थ्योरी में बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि एग्जिस्टिंग से बनता है, एक दूसरा बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल है। वायरस एक्सेप्शन होती है टू सेल थ्योरी एज दे डू नॉट हैव एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो वायरस याद रखना, एक्सेप्शन होती है सेल थ्योरी की। तो वायरस सेल थ्योरी की एक्सेप्शन क्या है? वायरस, उसमें कोई सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ये सेलुलर के बिना बने होते हैं। डॉक्टर फर्स्ट स्टेटेड दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो इसमें ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके सेल भी हो सकते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी मतलब एक सेल से पूरा प्लांट ही बन जाएगा, उसे कहते हैं टोटिपोटेंसी। सेल की प्रॉपर्टी है टोटिपोटेंसी। और एक होता है प्लूरिपोटेंसी। एबिलिटी ऑफ ए सेल टू फॉर्म मैनी फिनोटाइप्स इज कॉल्ड प्लूरिपोटेंसी। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल फीचर जो बाहर दिखते हैं। जीनोटाइप मतलब अंदर जो जीन है। फिनोटाइप जो मान लो कोई आंख का कलर है, वो सारा क्या होता है? फिनोटाइप में आता है, मतलब कि बाहर से जो दिख रहा है।
तो फिनोटाइप जो अलग अलग टाइप के फिनोटाइप बनाते हैं, द एबिलिटी ऑफ सेल टू फॉर्म डिफरेंट मैनी फिनोटाइप इज कॉल्ड प्लूरिपोटेंसी। इन टिश्यू कल्चर एम्ब्रियोइड्स आर फॉर्म फ्रॉम पोलन ग्रेन्स ड्यू टू सेलुलर टोटिपोटेंसी। मतलब एक टिश्यू कल्चर में अपन एक सेल लिया, उससे नया प्लांट बना, तो बीच में जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट कैसे बना? ये बनी टोटिपोटेंसी से। ओवरव्यू ऑफ सेल। You have earlier observed cell is in an onion or human chick cell under the microscope. The onion cell, which is a typical plant cell, has distinct cell wall and its outer boundary और just within it is a cell membrane। तो अनियन सेल जो प्लांट सेल है उसमें क्या होगा? सेल वॉल रहेगी। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। और जो ह्यूमन बींग के जो सेल है उसमें आउटर मेम्ब्रेन आएगी। एज डिलिनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल वो होगी सेल मेम्ब्रेन, ना कि कोई सेल वॉल होगी। तो खास बात है कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये याद रखना। लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म बाय परकंजी एंड वान मोल। तो परकंजी ने क्या कहा? जो मेनली प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। जो भी लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल रहेगा उस सबको क्या कहेंगे अपन? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। The term sarcode was used for living substance of cell by Desjardins। तो जो लिविंग सब्सटेंस जो अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं लिविंग सब्सटेंस को, वो डेस्जार्डिन ने सार्कोड कहा था उसको। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दिस इज कॉल्ड बाय हक्सले। तो प्रोटोप्लाज्म के बेसिक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। प्रोटोप्लाज्म इज ए कॉम्प्लेक्स कोलर सॉल्यूशन एंड फॉर्म 90% ऑफ टोटल वेट ऑफ द बॉडी। तो मेनली जो सेल प्रोटोप्लाज्म का बना होता है, प्रोटोप्लाज्म मेनली 95% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी बनाता है। प्रोटोप्लाज्म is divided into two parts. Central part is called nucleus and peripheral extra nuclear part is called cytoplasm। स्ट्रासबर्गर मतलब कि जो अंदर वाला पार्ट है उसको न्यूक्लियस कहेंगे, और मतलब प्रोटोप्लाज्म किसका बनाता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का। तो मेनली प्रोटोप्लाज्म किसका बनाता है? न्यूक्लियर पार्ट, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस होगा उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होगी। Inside each cell a dense membrane bound structure is called nucleus। और न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम होगा। न्यूक्लियोसोम कंटेन क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होगा और वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है? डीएनए। अब न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होगी तो वो सारे यूकैरियोटिक सेल होंगे। जो यूकैरियोटिक सेल में उसमें क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी, और जो प्रोकैरियोटिक सेल में उनमें न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होगी। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई अगर, तो वो होंगे यूकैरियोटिक। अगर सेल लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो होगा प्रोकैरियोटिक। अगर मानो न्यूक्लियस के अराउंड, सेल के अराउंड तो मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक हुई, यूकैरियोटिक में। अगर न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक। अगर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों की बात करें, इट इज सेमी फ्लूइड मिक्सचर कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो जो अंदर होता है यूकैरियोटिक उसमें कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड। तो साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटी होती है, उसमें सारे ऑर्गेनेली भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये सब। तो मेन साइटोप्लाज्म क्या होता है? जिसमें एक्टिविटी सारी होती है। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो सारी जो ऑर्गेनेली होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। जो वेरियस केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है लिविंग स्टेट में। तो कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो ये सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म होते हैं और उसको स्टेट में रखती है। तो अपन ने क्या देखा? न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा क्या होता है? जो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारे क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल अदर मेम्ब्रेन बाउंड। यूकैरियोटिक सेल में होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी वैक्यूल। ये सारे कहाँ की? यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज वैक्यूल। तो ये सारे होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल लाइक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट में ना तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा ना ये ऑर्गेनेलीज होंगे। राइबोसोम क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, फाउंड इन ऑल सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में, क्योंकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल प्रोकैरियोटिक।
और ये विद इन द सेल राइबोसोम कहाँ होता है, नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म के अलावा और कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, साइटोप्लाज्म में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर एनिमल है तो, और मान लो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होगा, तो ये कई जगह में होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होगा। तो ये ऑर्गेनेली तो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर एक ऑर्गेनेली हो रहा है राइबोसोम, तो ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली कौन सा है, राइबोसोम। तो राइबोसोम इज कॉल्ड ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, तो ऑर्गेनेली के अंदर एक ऑर्गेनेली है, वो है राइबोसोम। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रियोल व्हिच इज हेल्प इन सेल डिवीजन। तो एक क्रोमोसोम के जो बीच में एक पार्ट होता है उसे कहते हैं सेंट्रियोल, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब देखते हैं सेल का साइज और शेप। फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा होता है, वो स्मॉलेस्ट सेल होता है, वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, व्हाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5। तो माइक्रोप्लाज्मा बहुत छोटा होता है, तो इसका जो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। वायरसेस आर स्मॉलर, 0.02 से 0.2 होते हैं देन माइक्रोप्लाज्मा, बट दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरस में कोई सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, पर ये बहुत स्मॉल होते हैं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, 15 सेंटीमीटर का होता है। लार्जेस्ट वन सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल होता है वो है एस्टाबुलेरिया का, वो एल्गी होता है, अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं उसे, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अमंग मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आरबीसी आर द 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जो आरबीसी होते हैं वो 7 माइक्रोमीटर के होते हैं। नर्व सेल आर द मोस्ट सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आर नर्व सेल अप टू 90 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़े ह्यूमन बीइंग में क्या होंगे, सेल होंगे, वो होंगे नर्व सेल। नर्व सेल का साइज कितना हो सकता है, अप टू 90 सेंटीमीटर हो सकता है। और ये क्या करते हैं, इंपल्स कंडक्ट करने में, नर्व सेल का काम क्या होता है, ये ब्रांच भी हो सकते हैं और नर्व इंपल्स कंडक्ट करते हैं। नर्व सेल आर ब्रॉड एंड लॉन्ग टू कंडक्ट इंपल्स। लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट इज फिलोम फाइबर और बास्ट फाइबर, 1 मीटर तक हो सकते हैं। सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, जैसे कि आरबीसी की राउंड होगी, बाइकनकेव होगी, बाइकनकेव है, जो डब्ल्यूबीसी एमीबॉइड शेप के होते हैं, और मान लो ट्रैकिड सेल एलोंगेटेड होंगे, और नर्व सेल ब्रांच होंगे, तो ये अलग अलग शेप के होते हैं, तो डिफरेंट शेप होती हैं। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, पॉलीगोनल, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर, तो ये डिफरेंट शेप के होते हैं। तो शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो मान लो नर्व सेल ब्रांच होंगे, अलग अलग नर्व इंपल्स पहुंचानी है तो ये ब्रांच होंगे। ट्रैकिड्स करेंगे एलोंगेटेड, डब्ल्यूबीसी एमीबॉइड होंगे ड्यू टू फाइगोसाइटोसिस एंड डायप्टेसिस। डायप्टेसिस मतलब सेल जो मान लो ब्लड वेसल है, डब्ल्यूबीसी को बाहर निकलना है, जो मेनली किसी और जो ऑर्गेनिज्म उसको जो तोड़ना है तो वो क्या बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने को कहेंगे डायप्टेसिस। Columnar epithelial cell are long and narrow. Mesophyll cell are round and oval. Tracheids are elongated to translocate water to long distance. Tracheids लंबे लंबे होते हैं, उनके वाटर ट्रांसलोकेट करना, कुछ आना होता है एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस पे। Smaller cell have higher surface area and volume than the larger. So small cell है, उनका surface area ज्यादा होगा than large cell. तो small cell metabolic active भी ज्यादा होंगे। Smaller cell are metabolically more active as there more area in available for exchange of material between the cells. तो smaller cell में ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी और ये एक्सचेंज के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। और इनमें न्यूक्लियाई का भी जो साइज होगा बड़ा होगा, तो न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्मिक रेशियो वो क्या है ज्यादा होगी स्मॉलर सेल में। स्मॉलर सेल हैव हाइयर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो जो न्यूक्लियस ज्यादा बड़ा होगा तो रेशियो भी ज्यादा रहेगी। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होगी, और इसमें खास बात क्या होगी, इसमें जो मेनली होंगी ये बैक्टीरिया की जो मोनरा वाली क्लास है सिर्फ उसी में मिलेंगे। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड बिलोंग टू किंगडम मोनरा। तो किंगडम मोनरा में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। तो ये डिवाइड जल्दी करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल।
इनकी भी शेप डिफरेंट टाइप की होती है प्रोकैरियोटिक सेल की। जैसे बैक्टीरिया ऐसा भी हो सकता है, पीपीएलओ ऐसा होता है, वायरस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली बैक्टीरिया और पीपीएलओ आते हैं। जो 4 बेसिक टाइप के क्या होते हैं, बेसिलस टाइप का रोड शेप होता है वो ग्रेप। ये क्या होते हैं, बेसिक 4 टाइप ऑफ बेसिलस रोड लाइक कोकस, स्फेरिकल, विब्रियोकोमा शेप और स्पाइरेलियम। तो ये मेनली बैक्टीरिया की अलग अलग शेप होती है। जैसे ये रोड लाइक बेसिलस, ये कोकाई शेप के, स्टेफ्लोकोकस कोकाई ऐसे होते हैं। तो अलग अलग शेप के विब्रियो होते हैं, विब्रियोकोलर कोमा शेप का और स्पाइरेलियम स्पाइरल शेप का। Organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though the prokaryote exhibit wide variety of shape and function। जो सारे प्रोकैरियोटिक शेप के अलग अलग अगर शेप भी है तो भी प्रोकैरियोटिक सेल का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली किसी में भी नहीं होएगा, किसी में भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होएगा, इसमें प्लाज्मिड भी हो सकता है। तो इनमें जो बेसिक जो फंडामेंटल सिमिलर होंगे, कुछ इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी। ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड इज द साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें कोई न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। तो इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नॉट एनवेलप्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर मान लो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये सर्कुलर फॉर्म में होगा और ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड, कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगी इसकी। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। मान लो एक सेल है, उसमें एक क्रोमोसोम है, तो साथ में सर्कुलर छोटा सा एक और क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर रहेगा, वो भी डीएनए का बनाएगा और उसे कहते हैं प्लाज्मिड। स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होता है, डीएनए का बना होता है, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए कम फ्रॉम सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। तो ये प्लाज्मिड से कुछ एक्स्ट्रा फिनोटिपिक प्रॉपर्टी आती है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। रेजिस्टेंस होती है, वो जीन कहाँ पे होते हैं, प्लाज्मिड में होते हैं। रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया के लिए जो जीन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं मेनली प्लाज्मिड में। तो याद रखना, प्लाज्मिड अलग है, प्लास्टिड अलग है। प्लाज्मिड कहाँ से, बैक्टीरिया में। दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। मान लो ये क्या करते हैं प्लाज्मिड, मान लो कोई डीएनए है मीडियम में पड़ा हुआ है, वो उठा लेंगे और प्लाज्मिड कनेक्ट कर लेगा अपने साथ और ये ट्रांसफर कर देगा एक सेल से दूसरे सेल को। जो प्लाज्मिड डिस्कवर किसने किया था, हेज और लीडरबर्ग ने। तो प्लाज्मिड किसने डिस्कवर किया था, लीडरबर्ग ने। अगर प्लाज्मिड क्रोमोसोम की न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो जाए और सिंगल क्रोमोसोम है, जीनोमिक जो मेन डीएनए उसके अटैच हो जाए, उसे कहते हैं एपिसोम। मान लो एक सेल है, एक क्रोमोसोम है, मेन क्रोमोसोम है और इसके साथ एक प्लाज्मिड है, वो अटैच हो गया। प्लाज्मिड और क्रोमोसोम आपस में अटैच हो गए, उसे कहते हैं अपन एपिसोम। क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया इज ऑलवेज सर्कुलर। तो जो मेनली जो बैक्टीरिया होगा, मेन क्रोमोसोम होगा, वो सर्कुलर होता है। जीनोफोर टर्म वाज कॉइन्ड बाय हैंस रीस फॉर बैक्टीरिया क्रोमोसोम। जीनोफोर एक बैक्टीरिया पहले क्रोमोसोम को कहते हैं जीनोफोर। किसने कहा था, वो कहा था हैंस रीस ने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट। तो याद रखना, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ किसमें होती है, यूकैरियोटिक सेल में होती है। नो ऑर्गेनेली लाइक वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट द राइबोसोम। तो कोई भी ऑर्गेनेली जो अपने यूकैरियोटिक में होते हैं वो नहीं मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। बस एक जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं वो सेम होते हैं, दोनों में कॉमन होता है। अलग अलग होते हैं पर कॉमन होता है दोनों में। राइबोसोम वो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कॉमन। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। तो प्रोकैरियोटिक में एक इंक्लूजन बॉडी भी हो, इंक्लूजन एक अलग स्ट्रक्चर होता है। डीएनए ऑफ इकोलाई इज डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। तो डीएनए सर्कुलर रहेगा और किच में डबल स्टैंडर्ड भी होगा। अब बढ़ते हैं सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली जो बैक्टीरिया सेल एनवेलप है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिक्स जो ग्लाइकोकैलिक्स है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल।
ये क्या है, जैसे मान लो सेल एनवेलप है, आखिरी जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो साइटोप्लाज्म है उसको सबसे आउटर कवरिंग कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे जो बाहर लेयर है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ऐसा एनवेलप सबसे पहले किसका बनाएगा, वो बनाएगा ग्लाइकोकैलिक्स का। This cell envelope consists of tightly bound 3-layer structure, outermost glycocalyx। जो सबसे आखिरी अपने क्या देखी, सबसे बाहर वाले देखी अपने ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद सेल वॉल आएगी, उसके बाद क्या होगी, सेल वॉल। उसके बाद होएगा, उसके अंदर होएगा सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद होएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद होएगा सेल मेम्ब्रेन। तो 3 स्ट्रक्चर होंगे इसमें। आउटर मोस्ट होगा ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल एनवेलप 3 स्ट्रक्चर का बनाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope perform distinct function, act together as a single protective unit। तो तीनों मिलके क्या बनाती है, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है, पर फंक्शन तीनों का अलग अलग होता है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल। तो सेल को, बैक्टीरिया को मेनली 2 में डिवाइड किया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये क्या होता है, अपन ग्राम स्टेन डालते हैं जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं बैक्टीरिया को, फिर अपन बैक्टीरिया में क्या एक स्टेन डालते हैं बैक्टीरिया सेल पे। तो वो डिपेंड करता है स्टेन में वो कैसा वो कलर प्रोड्यूस कर रही है। मान लो वो प्रोड्यूस कर रही है, अगर पिंक कर रही है तो उसे ग्राम नेगेटिव है, ग्राम में अगर वो ब्लू कर रही है तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। तो डिपेंड करता है वो कैसा कलर स्टेन को दे रही है बैक्टीरिया, तो उसको 2 में डिवाइड, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेन। तो ये जो एनवेलप होते हैं उसकी वजह से डिफरेंस आता है जो स्टेनिंग का आता है। एंड डेवलप बाय ग्राम, दोज टेक द ग्राम स्टेन। जो ग्राम स्टेन उसे कहते हैं, जो ले लेती है उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, अदर डू नॉट टेक ग्राम स्टेन इज पर ग्राम नेगेटिव। तो जब ग्राम अपन स्टेन किया तो कलर मान लो एनवेलप की वजह से आया, अगर आया तो कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, नहीं कलर आया जो आना चाहिए था ब्लू कलर तो उसे कहेंगे ग्राम नेगेटिव। ग्लाइकोकैलिक्स होती है डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। जो बाहर वाली कवरिंग होती है ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती है। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर। तो ये कईयों में क्या होता है, सिर्फ एक स्लाइमी कवरिंग होती है, एक स्लाइमी कवरिंग होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या कहेंगे, स्लाइम कवरिंग, स्लाइम लेयर। इन सम बायोलॉजर इट मे बी थिक एंड टफ। अगर लूज है तो स्लाइम है, थिक एंड टफ है तो उसे कहेंगे कैप्सूल, उसे कहते हैं कैप्सूल। ऑर्गेनिज्म कहते हैं कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो कुछ सेल में तो लूज होती है, डॉट 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 लूज होती है, स्लाइमी कवरिंग होती है। कैप्सूल अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम द होस्ट। तो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें कैप्सूल होती है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, मतलब कि जो अपना बॉडी किल करने की कोशिश करती है इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया का, तो उससे बच लेते हैं अगर कैप्सूल रहेगी तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं कैप्सूल। सेल वॉल डिटरमिन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम द बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। मान लो ऑस्मोसिस होती है, कुछ भी होती है, तो बर्स्ट फटने से बचा लेगा बैक्टीरिया को। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा पानी अंदर घुस गया है, कुछ भी होता है, तो सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है। सेल वॉल प्रेजेंट बिटवीन द ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो सेमी परमिएबल क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो होती है मेनली सेमी परमिएबल। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द, जो यूकैरियोटिक की मेम्ब्रेन जिसकी बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में भी सेम होती है। इसमें ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खास स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं मेसोसोम। ये ना, ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी की इनफोल्डिंग होती है। मेसोसोम क्या होता है, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये खास स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट में। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल ऑफ प्रोकैरियोट। तो मेसोसोम में एक, प्रोकैरियोट में एक मेसोसोम होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोकैरियोट में होता है। दे आर एसेंशियली इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये फोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की। और ये मेसोसोम का फंक्शन जो यूकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वैसा होता है। मेसोसोम आर फंक्शनली सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेसोसोम का फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है। और ये इसकी जो एक्सटेंशन होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल भी हो सकती है, ट्यूब्यूल भी हो सकती है, लैमिला भी हो सकती है। मेसोसोम का हेल्प क्या करते हैं, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग टू डॉटर सेल। तो मेसोसोम क्या हेल्प करेगा,
मान लो ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम से अटैच होगी, क्रोमोसोम को डिवाइड करने में हेल्प करेगा। तो मेसोसोम मेनली डिवाइड करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया डीएनए इज एंकर्ड टू द मेसोसोम। तो डीएनए किससे अटैच हो जाता है? मेसोसोम से अटैच होता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। मेसोसोम आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, secretion process and to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content। तो मेसोसोम के बहुत सारे फंक्शन है, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सिक्रीशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में, डिवीजन में, तो ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं मेसोसोम के। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट। तो साइनोबैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर भी होती है और उसके क्रोमैटोफोर का काम होता है, उसमें क्या होता है? पिगमेंट होते हैं क्रोमैटोफोर में। तो ये मेनली साइनोबैक्टीरिया में मिलेंगे आपको क्रोमैटोफोर, जिसमें क्या होता है? पिगमेंट होते हैं। अब एक और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपन। अब जो अपने सेल डेवलप पढ़ ली, उसमें क्या पढ़ा अपने? ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसमें मेसोसोम में पढ़ा, एक सेल एक्सटेंशन है। अब पढ़ते हैं अपन एक और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपन, फ्लैजिला। अब पढ़ते हैं फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला है प्रोकैरियोट में, वो पढ़ते हैं। बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। If motile they have thin filament extension from the cell wall called flagella। आगे तो ये जो मोटाइल होते हैं बैक्टीरिया, वो फ्लैजिला की वजह से होती है, थिन एक्सटेंशन होती है सेल वॉल से। तो थिन फिलामेंट एक्सटेंशन विद देयर फ्रॉम देयर सेल वॉल इज कॉल्ड फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपाउंड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो इसमें क्या होगा? सबसे जो नीचे होगा वो होगा बेसल बॉडी, उसके बाद हुक होएगा और ये पूरा क्या होएगा? फिलामेंट। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो इसमें और फ्लैजिला का ये भी होता है, एक सेल में मान लो एक ही फ्लैजिला है, कईयों में खूब सारे, ई कोलाई में जैसे खूब सारे फ्लैजिला हो सकते, तो अलग अलग फ्लैजिला का भी डिपेंड करता है कितने हैं। तो इसमें मेनली 3 स्ट्रक्चर का बना होता है। हुक कनेक्ट फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। तो हुक क्या कनेक्ट करता है? बेसल बॉडी को और फिलामेंट को। Hook is the thickest part of the flagellum. Filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside। फिलामेंट सबसे बड़ा पोर्शन होता है और ये किसका बना होता है? ये बना होता है फ्लैजिलिन, एक प्रोटीन होता है वो फ्लैजिलिन, उसका बना होता है। फिलामेंट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन। तो ये सारा किसका बना होता है? फ्लैजिला। ये बना होता है मेनली, ये प्रोटीन का बना होता है, उसे कहते हैं फ्लैजिलिन। इसके अलावा एक फिम्ब्रिया और पिल्लाई भी होते हैं। जो बैक्टीरिया में क्या होते हैं? पिल्लाई और फिम्ब्रिया भी होते हैं। जो एक तो होते हैं फ्लैजिला, तो बड़े बड़े होते हैं, पाइलस जो पिल्लाई होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो पिल्लाई भी होते हैं। बिसाइड फ्लैजिला, पिल्लाई एंड फिम्ब्रिया आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव प्ले पार्ट रोल इन मोटिलिटी। पर इनका काम मोटिलिटी में नहीं होता। अगर क्वेश्चन है मोटिलिटी में कौन हेल्प करता है, ऑप्शन है फ्लैजिला, पिल्लाई और फिम्ब्रिया, तो आंसर रहेगा फ्लैजिला ओनली। पिल्लाई आर elongated tubular structure made up of special protein। तो पिल्लाई भी एक एक्सटेंशन होता है। फिम्ब्राई आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स प्रोटीन आउट द सेल। तो फिम्ब्राई होते हैं हेयरी अपेंडिज ऑन सर्टेन बैक्टीरिया। तो ये हेयरी स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्राई, और पिल्लाई भी आउटग्रोथ होती है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू अटैच द बैक्टीरिया टू द रोग टू द होस्ट। तो इनका काम क्या होता है फिम्ब्रियाई और पिल्लाई? ये क्या करते हैं? होस्ट के साथ अटैच होने में काम करते हैं। मान लो अपने अंदर इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया है, तो जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसे अटैच करने में हेल्प करेंगे फिम्ब्राई और पिल्लाई। मूवमेंट में काम कौन करेगा? फ्लैजिला। और पिल्लाई फिम्ब्राई अटैचमेंट में काम करेंगे। अब जो राइबोसोम होते हैं, एनवेलोकाउंट तो होते नहीं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। ये कौन से टाइप के? 70S। यूकैरियोट में 80S टाइप होंगे, प्रोकैरियोट में 70S टाइप के राइबोसोम होंगे। राइबोसोम आर मेम्ब्रेनलेस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। तो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के होते हैं राइबोसोम। और ये जो मेमरी क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ अटैच होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होते हैं? जो छोटे छोटे राइबोसोम है, ये क्या होते हैं कि ऐसे पॉलीराइबोसोम भी बना लेते हैं। तो ये चेन भी बना लेते हैं पॉलीराइबोसोम। इन प्रोकैरियोट मेम्ब्रेन आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं। और ये बैक्टीरिया सेल ग्रैनुलर बनाते हैं, डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। बैक्टीरिया प्रोटोप्लाज्म ग्रैनुलर ड्यू टू राइबोसोम। इनका साइज कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर, 15 to 20 नैनोमीटर। दे आर अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर इन साइज एंड दे मेड ऑफ 2 सब यूनिट, 50S और 30S।
विच आर कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो 70s होता है प्रो में, 80s होता है यूकैरियोटिक में। जो प्रोकैरियोटिक में 70 होती है, 2 यूनिट होते हैं 50 और 30। ऐड नहीं करना है, 50 और 30 80 बनते हैं, पर 50 और 30 अलग अलग यूनिट्स हैं और ये दोनों मिलके क्या बना 70s बनाती है। और जो 60 और 40 यूकैरियोटिक में 2 यूनिट होते हैं 60 और 40, ये दोनों मिलके क्या बनाती है 80s राइबोसोम। इनको ऐड नहीं करना है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम। एक एमआरएनए मान लो, इसके साथ ही खूब सारे अटैच हो जाते हैं राइबोसोम, वो क्या बनाते हैं पॉलीराइबोसोम। तो ये एमआरएनए के साथ अटैच होगी, ये क्या बनाते हैं पॉलीराइबोसोम। खूब सारे राइबोसोम अटैच होने के बाद क्या बनाते हैं पॉलीराइबोसोम। और ये क्या करते हैं एमआरएनए से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसमिट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन, तो ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। और क्या इसमें स्ट्रक्चर होता है, इंक्लूजन बॉडी होती है प्रोकैरियोटिक में, इंक्लूजन बॉडीज होती है। ये क्या होता है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो नॉन इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी नॉन लिविंग होती है। और इसमें क्या होता है रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड होता है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो जो फूड मटेरियल होता है वो इंक्लूजन बॉडी की तरह स्टोर होता है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइक फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेनुल, साइनोफाइजियन ग्रेनुल और कौन सा ग्रेनुल है ग्लाइकोजन ग्रेनुल। तो मान लो ये ग्लाइकोजन है, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ इंक्लूजन बॉडी बना के छोटा सा। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो गैस वैक्यूल में भी ब्लू ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है गैस वैक्यूल।